जनरेटिव एडवर्जियल नेटवर्क। ये नेटवर्क वर्तमान में डीप फेक फोटोज और डीप फेक वीडियोस पर भी कार्य कर रहा है। एडवर्जियल नेटवर्क ये मुख्य रूप से जनरेटिव एआई पर कार्य करता है और एलएलएम भी इसके साथ कार्य करता है। वर्तमान में क्या है क्वांटम, कैसे ये कार्य करता है, क्यूबिट्स क्या होते हैं, क्यूबिट्स कैसे कार्य करते हैं, ये जो क्वांटम है ये सुपर कंप्यूटर से कैसे अलग है, क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होता है। तो क्वांटम के अंदर पावर है टनलिंग। टनलिंग मतलब इतनी अधिक ऊर्जा है इन क्यूबिट के पास कि सर्वर को पेनिट्रेट कर सकते हैं, भेद सकते हैं। नमस्कार, मैं रत्न कलश एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने टारगेटेड प्रीलिम्स सेगमेंट में, जिसमें हम महत्वपूर्ण उन सेगमेंट और उन टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे पीटी के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी श्रृंखला में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे और ये टॉपिक है हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एआई, ये शब्द आप सब लोगों ने सुना होगा, अवेयर हैं आप सब लोग इस शब्द से। चारों तरफ इसी शब्द के बारे में बात चल रही है कि एआई की वजह से बेरोजगारी होगी, एआई की वजह से रोजगार बढ़ेंगे। तो क्या है एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जनरली अगर हम इस शब्द की बात करें तो इसकी उत्पत्ति को लेकर के लगभग किसी एक वैज्ञानिक के लिए यह शब्द नहीं है। मतलब किसी एक वैज्ञानिक ने ही इसको निर्मित किया है, ये कहना गलत होगा। यहाँ कई लोगों ने मिलकर के इसके सहयोग या इसके निर्माण पर कार्य किया है, मगर फिर भी कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम सबसे पहले आता है। जैसे एक हैं जॉन मैकार्थी, और जॉन मैकार्थी के साथ साथ एक शब्द आता है ट्यूरिंग का, एलन ट्यूरिंग। ये एलन ट्यूरिंग साहब ने ट्यूरिंग टेस्ट दिया था। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? जनरली ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है, ये टेस्ट बताता है कि कोई भी मशीन मानव के साथ कैसे बिहेव करती है। अगर कोई मशीन इस टेस्ट को पास करती है, इसका मतलब है कि वह मनुष्य के साथ कार्य करने में सक्षम है। और इसी के साथ साथ जो जॉन मैकार्थी हैं, मैकार्थी साहब ने सबसे पहली बार एआई के बारे में, एआई शब्द के बारे में बात करी। ये समय सीमा की बात करें लगभग 1950s के आसपास की ये बात है। अच्छा, जॉन मैकार्थी साहब, एक लैंग्वेज है लिस्प, उसके निर्माता भी हैं। तो कुल मिलाकर के जो एआई है, यह एआई 1950 के आसपास, 1956 के आसपास इसकी बात होना शुरू हुई। अब ये एआई क्या प्रदर्शित करता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता जो शब्द है वो एक इंटेलिजेंस जो शब्द आता है, इंटेलिजेंस मतलब सोचने की क्षमता, ये उसको प्रदर्शित करता है। देखिए, बुद्धि शब्द मनुष्य से संबंधित है। मनुष्य अलग क्यों है सभी जीव से? क्योंकि उसकी जो क्षमता है, जो सोचने की क्षमता है, वो सबसे अलग है। इसीलिए हम नई नई चीज़ों का विकास कर पा रहे हैं, और इसीलिए हम एक लंबे समय तक और एक लंबी चीज़ों का निर्माण भी कर पाते हैं। तो बात यह आती है कि क्या हम ऐसे किसी मशीन को निर्मित कर सकते हैं जो कृत्रिम रूप से बुद्धिमत्ता को विकसित कर पाए? तो हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत हम ऐसे कंप्यूटर, एक ऐसे मशीन या ऐसे किसी निकाय का प्रयोग कर पाते हैं या निर्माण कर पाते हैं जो कृत्रिम रूप से सोचने के लिए, मनुष्य की तरह सोचने के लिए विकसित हो चुके हैं। अब बात आती है कि क्या एआई अकेले स्वयं काम कर पाता है, या एआई कैसे बना है, मतलब एआई के घटक क्या क्या है, एआई कैसे निर्मित होता है। तो जब भी एआई की बात आती है कि एआई कैसे निर्मित हुआ है, तो एआई के साथ साथ कुछ शब्द आते हैं। जैसे सबसे पहला आता है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के बाद आता है डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग के बाद आता है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, जिसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यदि हमें एआई बनाना है तो हमें पहले मशीन को याद कराना होगा, मशीन लर्निंग कराने होंगे। मशीन लर्निंग शब्द एक एल्गोरिदम को प्रेजेंट करता है, मतलब एक गणनाओं को प्रदर्शित करता है, जहां पर आंकड़ों को याद कराना, आंकड़ों को निर्माण करने की क्षमता को से संबंधित है। दूसरा आता है कि डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपघटक है, और यह विशिष्ट गणनाओं के आधार पर यह भी कार्य करता है। अब ये जो अंतिम है कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क या कृत्रिम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क आप कह सकते हैं इसको, ये समूह है। तो यह विशिष्ट गेट का संयोजन है। अब गेट क्या होते हैं? जनरली सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित है, जहां पर हम वर्तमान में ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ये ट्रांसफार्मर वो फिजिक्स वाला ट्रांसफार्मर नहीं है जहां पर आप वोल्टेज समझें। ये ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि सूचनाओं को कैसे बदलना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ मॉडल भी हैं, जैसे कि एलएलएम है या एनएलपी की बात करेंगे हम आगे। तो कुल मिलाकर के कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने के लिए हमें इन उपघटकों पर बात करनी होगी। तो क्या है ये उपघटक, कैसे कार्य करता है एआई, कैसे काम करता है मशीन लर्निंग, क्या होता है डीप लर्निंग, और क्या होते हैं एनएलपी और एलएलएम, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एआई को कैसे हमने विभाजित किया है, कितने भाग हैं। तो अगर यदि हम इनके
क्रिया के आधार पर, इनके फंक्शनैलिटी के आधार पर हम देखें कि एआई कैसे बटा हुआ है, तो आपको इसके दो अलग अलग उपसमूह दिख रहे हैं। सामान्य रूप से जब हम एआई की बात करते हैं तो उसकी क्षमता के आधार पर उसको देखते हैं। अगर कोई एआई जो मनुष्य की तरह कार्य कर पा रहा है तो आप बोलेंगे कि वह एक मजबूत या स्ट्रांग एआई होगा, जिसे हम जनरल एआई के नाम से जानते हैं। और यदि कोई मशीन बहुत सीमित कार्य कर पा रहा है, बहुत लिमिटेड चीज़ों को, जैसे आपने बोला कि किसी सॉन्ग को प्ले कर दो, मेरे लिए कोई कहानी या कोई स्टोरी सुना दो, तो ये एक सामान्य कार्य है। तो ये आपके वीक या नैरो एआई को बताता है। तो संकीर्ण एआई जो कि वीक एआई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। नैरो एआई ये लिमिटेड सीधे कार्य करता है, छोटे कार्य करता है। जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हैं तो ये एक नैरो एआई का एग्जाम्पल हो गया। जनरल एआई जिसको हम स्ट्रॉन्ग एआई कहते हैं, ये सबसे मजबूत एआई हो गया। और यह मजबूत एआई का मतलब ये है कि यह वो कार्य करेगा जो मनुष्य संपादित करते हैं, जैसे कि ड्राइवरलेस कार हो गई। तो ड्राइवरलेस कार जहां पर मनुष्य का सबसे ज़्यादा योगदान होता है कार को चलाने के लिए, मगर अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या कोई एआई इनेबल्ड रोबोट, जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, रोबोट में एक करेक्टर है चिट्टी। तो चिट्टी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एआई की तरह आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ सुपर एआई मतलब एडवांस मोड, जो लगभग कई प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है। अब ये जो एआई हैं, ये इनकी अपने अलग अलग क्षमता है, मगर अगर हम यहाँ बात करें कि ये जो आप प्रकार देख रहे हैं, यह प्रकार भी उस एआई मशीन के द्वारा कार्य किस किस आधार पर किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया एआई या प्रतिक्रियाशील मशीन है। प्रतिक्रियाशील का मतलब होता है रिएक्टिव मशीन या रिएक्टिव एआई। तो ये मशीनें क्या होती हैं, ये एआई मशीनें क्या होती हैं? जैसा कि नाम है प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन करना। तो जिस प्रकार से आप इनपुट देंगे वैसा ही आपको आउटपुट प्राप्त होने वाला है, ये है रिएक्टिव एआई। दूसरी अगर हम बात करें लिमिटेड मेमोरी, लिमिटेड मेमोरी एआई का मतलब है जहां पर सीमित मेमोरी है, कुछ चीज़ों को याद करने की क्षमता होती है। तीसरी बात करें थ्योरी ऑफ माइंड, जैसे कि मनुष्य के अंदर सोचने की क्षमता है, ये है थ्योरी ऑफ माइंड। और अगला यदि हम बात करें सेल्फ अवेयर एआई, ये जो एआई है ये अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि हम इस प्रकार के एआई को विकसित नहीं कर पाएंगे। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये होता है कि मशीन स्वतः ही निर्मित हो जाती है, स्वतः ही कार्य करने पर अपने अनुसार डिसीजन ले पाती है। जैसे कि आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में ऐसा देखा है। हो सकता है भविष्य में हम ऐसे मशीन का निर्माण कर पाएँ, मगर वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो सेल्फ अवेयर एआई, लिमिटेड थ्योरी ऑफ माइंड है, लिमिटेड मेमोरी है, और प्रतिक्रियाशील जिसको हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्टिव एआई है। तो ये तो हो गया इसके प्रकार। अगले कंसेप्ट पर हम बात करते हैं कि जनरली जो हमारे पास मशीन लर्निंग है या डीप लर्निंग है, ये कैसे काम करता है। सूचना एक रिलेवेंट चीज़ होती है, मतलब जो किसी चीज़ के लिए आवश्यक होती है। तो टुकड़े में जो अलग अलग चीज़ें बटी हुई हैं वो आंकड़े हैं। व्यवस्थित कर दिया आपने, क्रमिक रूप से सेट कर दिया उसको, तो वो इन्फॉर्मेशन या सूचना हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर को या किसी मशीन को जब हम आंकड़े देते हैं तो आंकड़ों को व्यवस्थित करता है, जिसके लिए ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। और व्यवस्थित जितनी तेज़ी से करेगा वो एआई उतना स्मार्ट होगा, और व्यवस्थित करने के बाद आपको वह सूचना प्राप्त करता है। और सूचना ही हम चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन ही हम लेना चाहते हैं। तो मशीन लर्निंग के लिए जनरली 3 कंपोनेंट आते हैं। मशीन लर्निंग को डेवलप करने के लिए आपके पास यहाँ 3 कंपोनेंट हैं। आपने जनरली 2 कंपोनेंट के बारे में जरूर सुना होगा, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का मतलब क्या होता है। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का सिंपल तरीका है, यदि कोई मशीन जिसको आप सीधे आंकड़े दे रहे हैं, मान लिया कि कोई सूचना आप उसको इनपुट कर रहे हैं, दे रहे हैं, और उसी सूचना के आधार पर वो नई सूचनाओं को बनाकर या उसी सूचना के आधार पर वो आउटपुट आपको दे रहा है, तो वो आपका हो जाएगा सुपरवाइज्ड। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं अनसुपरवाइज्ड का, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर मशीन स्वतः ही सूचना को बना करके निर्मित करके देती है। तो आपने एक सूचना को दिया और उससे सूचना प्राप्त हो गई, इनपुट और आउटपुट, वो है सुपरवाइज्ड। यहाँ पर नई सूचना प्राप्त हो रही है, ये है अनसुपरवाइज्ड। अगर हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग की, रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि जहाँ पर मशीन स्वतः ही नए आंकड़ों को बनाए और उसी के आधार पर सूचना का निर्माण करे। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जनरली आपको ये 2 शब्द ही याद कर पाने हैं, यही ज़्यादा जरूरी है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड क्या होता है। क्लियर है। तो मशीन लर्निंग इन दोनों कंपोनेंट के साथ प्रमुख रूप से कार्य करती है। कैसे आंकड़े बनाए जाते हैं, किस तरीके से आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है, और इसके बाद सूचना कैसे प्राप्त की जाती है। बट याद रखना, इसके लिए हमारे पास कुछ नेटवर्क होते हैं और इसके लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है।
ये ट्रांसफॉर्मर 2016-17 के आसपास इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे मशीन के आंकड़ों को बनाने की क्षमता तेज हो गई थी। जैसे कि आप किसी भी जानकारी को जब इनपुट करते हैं, कोई देते हैं और उस जानकारी से बोलते हैं कि मुझे इस भाषा में बदल कर दे दो, या आप कहते हैं कि मुझे ये फ़ोटो है और इसका ये स्वरूप बदल दो, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर मशीन लर्निंग काम कर रही है और मशीन लर्निंग के साथ साथ वहाँ पर ट्रांसफॉर्मर काम कर रहा है जो उसके स्वरूप को बदल रहा है। अगला यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है और वो है आपका इसी से रिलेटेड, मैंने आपको बताया अभी LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM। ये लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं? जनरली जब भी हम लैंग्वेज मॉडल की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आंकड़ों को किस प्रकार आप प्रवेश करा रहे हैं, और ये आंकड़े क्या हो सकते हैं? आपकी फ़ोटो हो सकती है, कोई वॉइस हो सकता है, कोई कमांड हो सकता है। तो जनरली यहाँ पर बात यह है कि LLM एक बहुत बड़ा AI मॉडल है जो इंसानों की तरह भाषा को समझता है, जवाब देता है और लिख सकता है। मुख्य रूप से ये ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पर आधारित है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर यहाँ पर कार्य करता है। तो जब आप सूचनाओं को देते हैं और उसी के आधार पर नई सूचना प्राप्त हो पाती है, जैसे कि कोई आप कविता प्राप्त करना चाहते हैं, कोई आप एक गाना या कोई सॉन्ग लिखना चाहते हैं, तो इस प्रकार में आपको वो सपोर्ट करता है। तो सवालों के जवाब देना, कोड को लिखना, भाषा अनुवाद करना, नोट्स के सारांश को बनाना, ये सब क्या है? ये आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। अब इसी के साथ साथ जब आप लार्ज लैंग्वेज की बात करेंगे तो लार्ज लैंग्वेज कहाँ पर स्थित होता है, ये कैसे कार्य करता है? अगर आप इस छोटे से पिक्चर को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक वेन डायग्राम के थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ पर ये कंपोनेंट कार्य करता है। AI मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग पर काम करेगा। मशीन लर्निंग इसका एक उपघटक है। ठीक, AI बनाने के लिए मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग कैसे बना है? तो ये डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग के अंदर आता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अगर मैं इसको यहाँ डेवलप करूँ तो पहले है ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। फिर आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर आ गया डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के ऊपर आ गया मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के ऊपर आपका बन गया है AI। ठीक है, तो AI से ये सारे उपघटक आपको दिखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कृत्रिम जो तंत्रिका है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में आप यहाँ पर जनरेटिव AI देख रहे हैं। जनरेटिव AI क्या होता है? और इसी जगह पर आप एक छोटा सा गोला दिख रहा है आपको, जिसमें लिखा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल या LLM। इसको और क्लियर यहाँ देखने के लिए आप देख सकते हैं कि जनरेटिव AI के अंदर आता है LLM। इसका मतलब है कि LLM जनरेटिव AI का ही एक छोटा स्वरूप है, उसका एक भाग है। अब यहाँ पर जनरेटिव AI क्या है? जैसे कि नाम लिखा हुआ है जनरेट करना, निर्मित करना। तो आपने कई बार ऐसा कार्य किया है कि या आपके कई दोस्तों यारों ने किया होगा, किसी फोटो को अपलोड कर करके उसके किसी स्वरूप को बदला जाता है। जैसे जब ये धुरंधर मूवी आई तो लोगों ने वहाँ पर उसी तरीके से अपने को बनाने की कोशिश करी। उसके लिए कुछ कमांड देनी पड़ती है, उसके लिए कुछ विशेष प्रकार के आपको सेगमेंट बताने पड़ते हैं कि इस तरीके से आपको चीज़ों को निर्मित करना होगा, और इसी कमांड के आधार पर वह कार्य करता है, वो जनरेट करता है। तो आप इसमें फ़ोटो देते हैं, आप उसमें अपने आप को नए कैरेक्टर का निर्माण कर सकते हैं, या आप किसी प्रकार के वॉइस में काम कर सकते हैं। तो ये सब जो कार्य होता है वो जनरेटिव AI के अंतर्गत कार्य करता है। तो सारे ही जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मगर सारे ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव AI के अंदर ही आते हैं, इस बात को बिल्कुल क्लियर समझिएगा। तो जनरेटिव AI क्या है? जनरेटिव का मतलब होता है निर्मित करना, और इस निर्मित करने के लिए कुछ नेटवर्क काम करते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो क्या है जनरेटिव AI? जनरेटिव AI एक AI का उपसमूह है जो मौजूद आंकड़ों से पैटर्न को लेकर सीखकर पाठ, चित्र, कोड, ऑडियो और 3D मॉडल सहित नई मौलिक सामग्री बनाता है। तो आप जब कमांड देते हैं उसको, कमांड देने के बाद वह उसको निर्मित करता है। जैसे जनरेटिव AI LLM और GNN पर आधारित होता है। तो LLM अभी आपने देखा, अब ये यहाँ पर GAN क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। GAN, जिसको हम जनरली कहते हैं जनरेटिव एडवर्जियल नेटवर्क, ये नेटवर्क वर्तमान में डीप फेक फोटोज और डीप फेक वीडियोस पर भी कार्य कर रहा है। तो डीप फेक फोटोज और डीप फेक वीडियोस क्या होते हैं, डीप फेक क्या होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। बट ये जो आपका GAN नेटवर्क है, ये नेटवर्क कैसे कार्य करता है, ये नेटवर्क क्या है? किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए आप कमांड देते हैं AI को,
कि मेरा ये चित्र बना दो, तो यह चित्र बना दो या ये फोटो बना दो, ये डिज़ाइन कर दो, उसके लिए आप विशिष्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं। प्रॉम्प्ट जनरली एक इनपुट होता है और उसी इनपुट के आधार पर वह आउटपुट को बनाता है। तो आउटपुट का मतलब हो गया जनरेट करता है। जनरेट करने के लिए यहाँ ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं और ट्रांसफार्मर के साथ साथ यहाँ पर यह नेटवर्क भी कार्य करता है। तो ये नेटवर्क की बात अगर हम करें तो इसकी खोज सबसे पहले इयान गुडफेलो ने करी थी 2014 में। इसी के बाद ट्रांसफार्मर भी बना था। ये कैसे कार्य करता है कि मान लिया कि दो फोटो हैं, एक आप बनाना चाह रहे हैं, उसी धुरंधर वाला कॉपी बनाना चाह रहे हैं, आपने प्रॉम्प्ट दे दिया कि मैं इसी तरीके से दिखना चाहता हूँ, तो कपड़े उसके हैं, पोजीशन उसकी है, स्टाइल उसका है, बट फोटो आपकी होनी चाहिए। तो जो फोटो आपकी होनी चाहिए उसका मतलब ये हो गया कि रियल वर्ल्ड जो इमेज है वो आपका हो गया, और इसके साथ जो जनरेटर हो गया ये दूसरा नेटवर्क हो गया। तो जो जनरेटर है और इसी पर एक डिस्क्रिमिनेटर आता है, तो जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर ये दो नेटवर्क यहाँ पर कार्य करते हैं, और इसी दोनों नेटवर्क से जहाँ पर रियलिस्टिक चीज़ें डेवलप हो पाती हैं वो इमेज आपके सामने प्राप्त हो जाती है, रियल और फेक, ठीक है, जिसपे विभेद करना कठिन हो जाता है। तो इसमें दो न्यूरल नेटवर्क जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए वास्तविक दिखने वाले कृत्रिम डेटा को बनाते हैं। एक रियल हो गया, एक डिस्क्रिमिनेटर हो गया, ये जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर आपका रियल डेटा प्राप्त हो जाता है या रियल पिक्चर प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह जो नेटवर्क है जनरेटिव एडवर्जियल नेटवर्क, ये मुख्य रूप से जनरेटिव एआई पर कार्य करता है और एलएलएम भी इसके साथ कार्य करता है। क्या बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास डीप फेक क्या होता है, ये शब्द भी आप लोगों ने सुना होगा, और आईटी एक्ट के अंतर्गत हमने इस डीप फेक से संबंधित कई बदलाव किए हैं, कई नए रूल्स एंड रेगुलेशन को सेटअप किया हुआ है कि किस तरीके से इन सूचनाओं को हटाना है, किस प्रकार से यहाँ जिस व्यक्ति ने भी यह कार्य किया है, कोई ऐसी फेक न्यूज़ को फ्लोट किया है तो उसको कैसे बैन करना है, ये सारे प्रावधान किए गए हैं। इसका मतलब है इस यहाँ पर सज़ा का प्रावधान है। तो डीप फेक का मतलब है गलत सूचनाओं को बनाना, जिसमें कई सारी फ़ोटोज़ को लेकर के उससे एक नई फ़ोटो को जनरेट करना। आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है सोसाइटी में कि समाज में जो चीज़ें सत्य हैं उनको भी गलत कर दिया जाता है। लोग ये कह देते हैं कि नहीं, ये एक ऐसी वीडियो है जो फेक वीडियो है सामान्यतः, और या जब कभी भी कोई फेक इन्फॉर्मेशन या फेक वीडियो होती है उसको लोग सच मान लेते हैं। और आजकल की जो जनरेशन है वो इस बात को अच्छी समझती है, बट जो हमारे पुराने लोग हैं, मतलब आपके पिताजी हो गए या दादाजी हो गए, ये लोग अभी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। उनको लगता है कि जो वीडियो है वो सच है, भले ही वो एक डीप फेक वीडियो या डीप फेक फ़ोटो बनाई गई हो। तो डीप फेक फ़ोटो या डीप फेक वीडियो बनाने के लिए अगेन वही काम किया जाएगा जो मैंने आपको बताया। ये जो नेटवर्क आपको अभी मैंने बताया GAN, जनरेटिव एडवर्जियल नेटवर्क, इस नेटवर्क में ही क्या किया जाता है, दो नेटवर्क होते हैं जिसमें एक आपका न्यूरल नेटवर्क में एक जनरेटर हो गया, ठीक है, जनरेटर के साथ साथ दूसरा क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेटर हो गया। ये दोनों लोग मिलते हैं, मिलने के बाद एक फ़ोटो या एक वीडियो का निर्माण करते हैं। तो डीप फेक भी किसके साथ कार्य कर रहा है, एक जनरेटिव एआई है, और जनरेटिव एआई कैसे काम करेगा, इस जनरेटिव नेटवर्क पर कार्य करता है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि क्या होते हैं डीप फेक। अच्छा, डीप फेक से संबंधित ही एक दो प्रश्न और आपको बड़ा कंफ्यूज करते होंगे। एक आपका आता है जिसको हम बोलते हैं डीप सरफेस वेब, हालांकि आगे आप मेरे साथ पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं हम डीप वेब, एक को बोलते हैं डार्क वेब। ये सूचनाओं या इंटरनेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये शब्द वहां आते हैं, क्योंकि डीप फेक से लोग इसको भी कनेक्ट कर ले जाते हैं डीप वेब। जनरली ये वेब मतलब इंटरनेट है, ऐसी सूचनाएं जो आपके सामने स्वतंत्र रूप से पड़ी हुई हैं, जो सबसे कम है 4 से 5% है, या ज़्यादा से ज़्यादा 6% है, जिसको आप गूगल या किसी प्रकार के सर्च इंजन का प्रयोग करके खोज सकते हैं, वो सब आपकी सरफेस वेब में आती, सतही वेब में आ जाती। इसके बाद जो सूचनाएं आपको प्राप्त करनी है उसके लिए आपको किसी विशिष्ट प्रकार के लॉगिन की आवश्यकता होती है, जहाँ पर कुछ विशेष क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो पासवर्ड होता है उसको आपको रखना होगा, तब वो चीज़ें आपको मिल पाती हैं। जैसे कोई बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, उससे प्राप्त करने वाली सूचनाएं, या किसी यूनिवर्सिटी या एम्स का डेटा, कोई भी ऐसा डेटा जो किसी विशेष व्यक्ति का लॉगिन चाहता है, वो आपकी कहाँ मिलती हैं, इस डीप वेब में मिलती हैं। ये सुरक्षित होता है, ये आपको साधारणतः गूगल में सर्च करने पर नहीं मिलेगा,
इसके साथ साथ यदि हम बात करें डार्क वेब की, तो डार्क वेब सबसे नीचे की तरफ होता है, नाम ही है अंधेरा, डार्क। तो जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने बताया कि लगभग 5 से 6% सूचनाएं यहाँ पर हैं, बाकी जो बच रही हैं वो सब यहाँ पर है। और उसमें सबसे ज़्यादा सूचनाएं कहाँ पर होंगी? डीप वेब में होंगी। डार्क वेब जहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ किया जाता है, बट इससे पहले जब इसका निर्माण किया गया था तो वह कुछ सूचनाओं को पहुँचाने के लिए किया गया था। और डार्क वेब चलाने के लिए आपको स्पेशल टाइप के टूल चाहिए, जैसे कि टॉर द अनियन रूटर, जहाँ पर आईपी एड्रेस को लेकर के उस व्यक्ति को ट्रेस करना बहुत टफ हो जाता है, जहाँ पर हम ये समझ नहीं पाते हैं कि वह डिवाइस कहाँ पर है। तो इस शब्द से और इस डीप फेक से आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा दोनों में अंतर है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एआई में एक और कंसेप्ट है छोटा सा, एक बात और सुन लीजिए। एआई पर वर्तमान में हम अगर बात करें तो 2024 के आसपास, मार्च 2024 में हमारा एआई मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका एक टैगलाइन था मेकिंग एआई इन इंडिया एंड मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया। ये इसका टैगलाइन था जो 7 पिलर्स पे काम करता है, जिसमें 10,000 करोड़ का, 10,300 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया गया था। अभी हाल ही में आपने देखा कि फरवरी के मंथ में हमने एक एआई समिट को देखा, और इस एआई समिट में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी आई जहाँ पर लोग किसी विशेष यूनिवर्सिटी को लेकर के बहुत परेशान हुए, वहाँ पर किसी विशेष रोबोट को लेकर के बात हुई। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट पर भी बात हुई है कि कैसे एआई को डेवलप किया जाएगा, कैसे ह्यूमन के लिए एआई कार्य कर पाएगा, और वर्तमान में एआई का क्या परिदृश्य है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अलग अलग एआई की रिपोर्ट्स हैं, और इसी के साथ साथ भारत ने कुछ एआई के लिए अपने पोर्टल को विकसित किया है, जैसे कि एक सर्वम एआई है, ये सबसे फेमस है, आप एक बार जाके सर्च कर सकते हैं सर्वम एआई। इसी के साथ साथ एक भारत जन एआई है, और इसी के साथ साथ एक ज्ञानी एआई है, ज्ञानी एआई। तो ये प्रमुख रूप से 3 ऐसे हैं, सर्वम, ज्ञानी और भारत जन। ये 3 प्रमुख ऐसे हैं जो भारत ने स्वतः ही निर्मित किए हैं, इंडिजिनसली डेवलप्ड हैं। अगली कहानी है हमारे पास इस एआई के बाद, वो है क्वांटम कंप्यूटर। शब्द इससे भी आप अवेयर हैं, ये भी बहुत न्यूज़ में रहता है। जब से विलो चिप सबसे पहली बार जब बात करी गई कि क्वांटम चिप है, विलो चिप ये क्या है, और इसके साथ साथ जब आपने माइक्रोसॉफ्ट की चिप के बारे में बात सुना होगा करंट में, तो भी ये थोड़ा न्यूज़ में रहा। तो वर्तमान में क्या है क्वांटम, कैसे ये कार्य करता है, क्यूबिट्स क्या होते हैं, क्यूबिट्स कैसे कार्य करते हैं, ये जो क्वांटम है ये सुपर कंप्यूटर से कैसे अलग है, क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होता है, इंटेंगलमेंट क्या है, सुपरपोजिशंस क्या है, और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ये सारे मैकेनिज्म पर हम आज बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो क्वांटम मिशन है, ये मिशन में वर्तमान में क्या स्थिति है और इसका क्या उद्देश्य रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्वांटम में ये जो क्वांटम शब्द है क्या है। क्वांटम मतलब पार्टिकल होता है, कण होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वांटम में क्वांटम बिट कार्य करते हैं, जिसे हम क्यूबिट कहते हैं। क्यूबिट, क्यूबिट क्या होते हैं? हमारे जो कन्वेंशनल या परंपरागत कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें बिट कार्य करता है। बिट 2 स्थितियां दिखाता है, 0 या 1 की बात करता है। बट ये जो क्यूबिट्स होते हैं, क्वांटम बिट्स होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, फोटॉन्स हो सकते हैं, या ट्रैप्ड आयन हो सकते हैं, जिनका निर्माण हम इस पूरी मैकेनिज्म में करेंगे। और यह जो मिशन हमारा विकसित हुआ था, इस मिशन में भी हम क्यूबिट्स पर ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब क्यूबिट्स आपके पास होगा तभी ये मैकेनिज्म काम करने वाली है। अब आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा है। अगर मैं किसी कन्वेंशनल कंप्यूटर या इवन सुपर कंप्यूटर की बात करूं, जो सब लोग सोचते हैं कि सबसे तेज है, सुपर कंप्यूटर में आप लोगों ने एक प्रीफिक्स वर्ड परम सुनते हैं, परम 8000, परम 10,000, परम 9,000, परम सिद्धि, परम ब्रह्मा, परम विष्णु, क्योंकि हमारे यहाँ भारत ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, और इसमें बहुत सारे सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, और उन सब में आपने परम शब्द देखा होगा। परम का मतलब ही होता है पैरेलल मशीन। तो पैरेलल का मतलब है कि जब प्रोसेसिंग होगी तो वो पैरेलल होगी, और पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से सुपर कंप्यूटर तेज है। मगर यहाँ पर क्या मैकेनिज्म है, ये क्यों तेज है इतना? क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो सुपर कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा है। आप एज्यूम नहीं कर सकते, जिस गणना को सुपर कंप्यूटर कैलकुलेट करने पर 10 to the power 28 ईयर्स लेगा अप्रॉक्स,
उस कैलकुलेशन को ये विद इन 3 मिनट के भीतर ये कर देगा। इसीलिए यह शब्द दिया गया है जिसका नाम है क्वांटम सुप्रीमेसी, क्वांटम वर्चस्व कहा जाता है। और क्वांटम वर्चस्व का मतलब ये हो गया कि जिस देश के पास ये तकनीकी है वो सूचनाओं को जल्दी प्राप्त कर सकता है, नए आंकड़ों को बना सकता है, उन्हें निर्मित कर सकता है। तो यह जो पूरी पद्धति है, ये इस पूरी पद्धति किन प्रमुख सिद्धांत पर कार्य कर रही है? तो यह जो सिद्धांत हैं ये क्यूबिट्स के प्रमुख कंसेप्ट हैं, प्रमुख एप्लीकेशंस हैं। इसी के साथ साथ आप इसके आगे की तरफ इसके प्रयोगों को भी समझ लेंगे। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है या पहला सिद्धांत है वो है इसका सुपरपोजिशन। जनरली सुपरपोजिशन या क्वांटम उलझाव या इंटरफेरेंस ये सब क्या होते हैं आप इस पिक्चर में थोड़ा समझ पा रहे होंगे। सबसे इधर बना हुआ है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि एक साथ कई पोजीशन को प्रदर्शित करना। बिट में क्या था कि 0 एंड 1 ये दो ही स्थितियों को बता सकता है, ऑफ या ऑन, जो कुछ विशेष प्रकार के गेट के द्वारा कार्य करते थे जिसे बुलियन गेट कहते हैं। इसमें आपने एंड गेट और गेट ऐसा कभी स्कूल में पढ़ा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कलर आपको दिख रहे होंगे और इन्हीं दोनों कलरों के आधार पर या तो यह सिस्टम को 0 बताएगा या तो 1 बताएगा। बट सुपरपोजिशन का मतलब है इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देना, मर्ज कर देना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों रंग आपको एक साथ दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि क्वांटम के साथ में आप एक साथ कई अवस्थाओं को देख सकते हैं, इसे ही सुपरपोजिशन कहा जाता है। दूसरी अगर बात करें वो है क्वांटम उलझाव या क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। एंटेंगलमेंट का मतलब ये हो गया कि जो क्यूबिट होते हैं, क्यूबिट पार्टिकल होते हैं जिन्हें एक विशेष एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इन्हें ठंडे एरिया या ठंडे तापमान पर रखा जाता है। हालांकि कुछ ऐसे भी पार्टिकल हैं जो सामान्य रूम टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करते हैं, बट जनरली इनमें एनर्जी लॉस ना हो, इनमें बहुत ज़्यादा डेविएशन ना हो, इसलिए हम लेज़र का यूज़ कर सकते हैं और इनको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो या परम शून्य ताप पर रख सकते हैं और वहीं पर हम इनका कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्यूबिट होते हैं ये हमेशा आप देख रहे हैं पेयर में रहते हैं और पेयर में रहने के साथ साथ ये ट्रैवल करते हैं। अगर आपने किसी एक भी क्यूबिट में बदलाव किया तो दूसरा क्यूबिट भी अपने आप को चेंज कर लेता है, चाहे वो बहुत दूर हो या बहुत पास हो। तो इनकी पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने किसी एक में बदलाव किया तो दूसरा भी अपना बदलाव कर लेता है। इसका मतलब है ये पेयर में चल रहे हैं, ये जोड़े में चल रहे हैं। ये कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट या उलझाव। मतलब क्वांटम कण उलझे हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं। और इसी मैकेनिज्म पर काम करता है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर कार्य करता है, QKD पर कार्य करता है, जो कि अभी तक का सर्वश्रेष्ठ सूचना को भेजने के लिए एक प्रमुख तंत्र है। क्योंकि हम सामान्य रूप से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज़ करते हैं। आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम में मेंशन होता है कि ये योर चैट इज इनक्रिप्टेड बाय दिस नेटवर्क या पीयर टू पीयर नेटवर्क, बट वहाँ पर भी आपकी सूचनाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं विशिष्ट अलग अलग तकनीकियों में। बट यहाँ पर आप सूचनाओं को हैक नहीं कर सकते क्योंकि एक विशेष प्रक्रिया है और वो है क्वांटम की, उसके माध्यम से सूचनाओं को कोड किया जा रहा है। इसके बाद आता है इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। इंटरफेरेंस ये फिजिक्स का कंसेप्ट है जहाँ पर दो अलग अलग तरंगे जब एक ही दिशा में चलती हैं तो उसे हम संपोषी कहते हैं। जहाँ मिलती हैं वो संपोषी होता है, जहाँ ये दूर जाती हैं वो उसको विनाशी कहते हैं। तो मिल गई इसका मतलब है संपोषी या कंस्ट्रक्टिव, और जहाँ अब दूर गई वो क्या है, विनाशी या डिस्ट्रक्टिव। तो जब मिलेंगी तो वहाँ एनर्जी बढ़ जाएगी, जब दूर जाएंगी तो एनर्जी घट जाएगी। यही कंसेप्ट यहाँ पर है। अगर यहाँ पर ये जो क्यूबिट्स हैं ये एक साथ हैं, इसका मतलब है कि एरर नहीं आएगा, रिजल्ट अच्छा होगा, रिजल्ट सही होगा और रिजल्ट तेज आएगा। मगर यदि ये अपोजिट जा रहे हैं, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर एरर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इंटरफेरेंस को कम से कम करना होगा। ठीक है, ये तीसरा है प्रिंसिपल। क्वांटम टनलिंग। टनल का मतलब क्या होता है? टनल का मतलब है किसी चीज को पेनिट्रेट करने की पावर। टनल का मतलब ही ये होता है कि किसी भी नेटवर्क या सर्वर को हम कैसे पेनिट्रेट कर रहे हैं। अगर हम सामान्य बात करें तो टनल का मतलब सामान्य दैनिक जीवन में किसी चीज को भेदने की जो क्षमता है। तो क्वांटम के अंदर पावर है टनलिंग। टनलिंग मतलब इतनी अधिक ऊर्जा है इन क्यूबिट के पास कि सर्वर को पेनिट्रेट कर सकते हैं, भेद सकते हैं। मगर यदि हम कन्वेंशनल की बात करें तो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स में जहां बिट कार्य करते हैं
उन बिट के पास इतनी एनर्जी नहीं होती थी, इस वजह से उनकी स्पीड क्या है, स्लो है। तो आप यहाँ एक डायग्रामेटिक व्यू देख रहे हैं कि जो बिट है ये किसी एक नेटवर्क में, जैसे मान लिया कि यहाँ कोई एक ऐसा माउंटेन टाइप का आपको दिख रहा होगा, इसके ये ऊपर चल रहे हैं, ऊपर चल के जा रहे हैं, मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसको पेनिट्रेट कर रहा है, भेद रहा है। तो ये है क्वांटम मैकेनिज्म। तो क्वांटम के अंदर टनलिंग पावर भी है, जिसको पेनिट्रेटिंग या एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं आप। तो ये है टोटल आपके 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, जिसे हम क्वांटम उलझाव कहते हैं। अगला यहाँ पर यह है कि इस क्वांटम में जब सब कुछ डेवलप हो गया है तो हम और क्या करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर एक मिशन लॉन्च किया। ये मिशन क्या है, क्वांटम मिशन में हमने क्या विकसित करने की कोशिश करी और हमने इसको क्यों डेवलप किया, कितने फंड की आवश्यकता हुई, कौन सा डिपार्टमेंट इसको रेगुलेट कर रहा है, ये सारी चीज़ों को हम चेक करने वाले हैं। जैसे कि हमने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन पर बात करी थी, उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक मिशन लॉन्च किया, इसका नाम है नेशनल क्वांटम मिशन। इस मिशन की अगर बात करें तो ये मिशन जनरली 2023-24 के समय पर 8 वर्षों में के लिए प्रारंभ किया गया, जिसकी समय सीमा है 30-31। तो 8 वर्षों में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये लगभग 6003 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है वो कार्य कर रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो 8 वर्षों का जो टारगेट है वो है 50 से 1000 क्यूबिट का निर्माण करना, और इसके साथ साथ 2000 किलोमीटर तक का जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को भी परफॉर्म करना, क्योंकि हमें क्यूबिट के माध्यम से क्या करना है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होगा, ये इस बात को भी देखना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर 4 प्रमुख टी हब का मतलब है यहाँ पर थीमेटिक हब, जो इसके निर्माण, इसके कार्य पर कार्य करेंगे या उस पर निर्मित किए गए हैं। तो टी हब में 4 हैं, जिसमें IISc बेंगलोर है, मद्रास है, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। ये इसके अंतर्गत निर्मित किए गए प्रमुख 4 टी हब हैं, थीमेटिक हब हैं। अगली कहानी यहाँ पर हमारे पास है, इससे संबंधित क्वांटम के बाद कुछ पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। सबसे पहला है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ पर कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जो GI मैंने आपको बताया था, किस प्रकार से जनरेटिव जो नेटवर्क है उसका प्रयोग करके कैसे सूचनाओं को निर्मित किया जाता है, यह संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। AI में जनरेटिव मॉडल का मुख्य उद्देश्य निर्णय निर्माण प्रक्रिया को अनुकूलित करना है, सबसे पहला। दूसरा यहाँ पर है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, GAN, जनरेटिव AI में उपयोग किए जाने वाली एक सामान्य तकनीकी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो नेटवर्क है, यह नेटवर्क आपकी एक सामान्य तकनीकी है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, जिससे जनरेटिव AI काम करता है। बट यहाँ बात यह है कि क्या जनरेटिव मॉडल का मुख्य उद्देश्य निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अनुकूलन करना है, क्या यही उद्देश्य है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। इसके आधार पर पहला स्टेटमेंट तो गलत है और पहला सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड स्टेटमेंट ही आपका सही होगा। नेक्स्ट अगर हम अगले की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपके पास, डीप फेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये प्रश्न आपको बताना है, इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या है इसका। पहला, ये संशोधित चित्र, पाठ, ऑडियो और वीडियो अथवा कृत्रिम मीडिया होते हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बनाया जाता है। दूसरा, डीप फेक के अस्तित्व के कारण जनता के बीच इतना अविश्वास पैदा हो जाता है कि किसी अपराध के वास्तविक साक्ष्य को भी आसानी से नकली कहकर खारिज कर दिया जाता है। और तीसरा है, भारत में वर्तमान कानूनी ढांचा डीप फेक को अपराध घोषित करता है। हालांकि मैंने अभी आपको बताया था, ये सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस भी कर चुका हूं मैं। तो आई होप आप इसका सही जवाब मुझे बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूं, आप इसका रिप्लाई करिए। नेक्स्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ पर कथनों पर विचार करिए। तो देखते हैं क्वांटम क्या है। सबसे पहला प्रश्न, क्वांटम यांत्रिकी वह विज्ञान है जो परमाणु एवं उप परमाणविक स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा के विशिष्ट व्यवहार का वर्णन करता है। बात तो बिल्कुल सही है, यह एटॉमिक लेवल पर कार्य करता है। दूसरा है, क्वांटम कंप्यूटर व्यवधान से कम प्रभावित होता है। मतलब इंटरफेरेंस जो मैंने आपको बताया, ये उससे कम प्रभावित होता है ऐसा नहीं है, ये प्रभावित होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही होगा। और अगला प्रश्न है आपके लिए, ये आप फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में क्यूबिट शब्द का उल्लेख किया जाता है।
क्लाउड सेवाओं में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, दृश्यमान प्रकाश में और संचार प्रौद्योगिकियों में और वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियों में। तो 4 में से कौन सा सही है जहां पर हम क्वांटम का प्रयोग करते, क्यूबिट का प्रयोग करते हैं, ये आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए हमने इन सेगमेंट्स पे बात करी है। अगले सेगमेंट पर हम मेटावर्स पर बात करेंगे, मेटावर्स क्या है, कैसे कार्य करता है, और ब्लॉकचेन मैकेनिज्म पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।